हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग उसके बारे में। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हम पढ़ चुके थे अपना बेसिक जो भी था स्वास्थ्य के बारे में हमने पढ़ लिया था, और रोगों के बारे में हमने जाना था कि रोग कौन कौन से हैं। ठीक, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग कौन कौन से थे, जन्मजात रोग कौन कौन से थे, उपार्जित रोग के बारे में जाना। फिर जाना हमने रोगजनक के बारे में यानी कि पैथोजन और वेक्टर्स जो कि रोगवाहक थे। उसके बाद हमने जाना कुछ संक्रामक रोग का विवरण, जिससे कि आपको रोगों के बारे में पता चल जाए। उसके बाद में हम विस्तृत जानकारी इनकी बाद में देख सके, कि डिटेल में जो रोग है उनके बारे में बाद में देख सके। तो सबसे पहले जो हमने रोग पढ़ा था वो था हमारा मलेरिया। तो मलेरिया में हमने क्या देखा था कि ये जो रोगजनक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इनकी कई जातियाँ थी प्लाज्मोडियम की, जो कि जिनमें सबसे घातक जो इनकी जाति थी वो थी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जाती है, इसे मेलिगेंट मलेरिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें 3-4 दिन में लोग, जिस व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है, इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है, उसकी 3-4 दिन में मृत्यु हो जाती है। ये पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है ये वाला रोग, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रोगवाहक थी वो थी मादा एनाफ्लीज मच्छर। संक्रमण विधि थी इनमें कि क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो जीवाणु जो होते हैं द्वारा यह रोग होता है, और जो संक्रमित मादा एनाफ्लीज होती है वो सबसे पहले क्या करती है, वो मानव को बाइट करती है, काटती है। उसके बाद जो प्लाज्मोडियम जीवाणु जो कि स्पोरोजोइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीवाणु के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं प्लाज्मोडियम। तो जो मनुष्य होता है, ये इसका मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स हैं, मनुष्य इसका प्रथम पोषक होता है। उसके बाद जो मक्खी होती है, ये इसकी द्वितीयक पोषक होती है, यानी कि पहले मनुष्य में आते हैं ये प्लाज्मोडियम। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मक्खी अगर उस संक्रमित व्यक्ति को काट ले तो ये मक्खी में चला जाएगा। उसके बाद फिर वो सामान्य रोग जो व्यक्ति होते हैं उनमें फैलाती जाती है। तो ये होता है कि मक्खी इससे पहले ग्रसित नहीं होती, जब मनुष्य से संक्रमित हो जाता है, ये मक्खी की लार में पाई जाती है। मक्खी की लार में पाए जाने के कारण ये क्या करती है, जब मक्खी काटती है किसी भी मनुष्य को, तो ये उसके शरीर में पहुंचता है। उसके शरीर में पहुंचने के बाद ये उसकी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, मनुष्य की रक्त कोशिकाओं को, और उसकी बॉडी में जल्दी फैलने लगता है प्लाज्मोडियम। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जब कोई दूसरी मक्खी जब कोई दूसरा मच्छर किसी उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो ये संक्रमित व्यक्ति जो होता है, संक्रमित व्यक्ति में जो प्लाज्मोडियम पहले से ही मौजूद होता है वो मच्छर के अंदर पहुंच जाता है। और मच्छर जो होता है, फिर उसके बाद मच्छर जो होते हैं वो सामान्य व्यक्ति को जैसे जैसे काटते हैं वैसे वैसे इस रोग का संक्रमण फैलने लगता है। सॉरी, मैंने गलती से कई बार मक्खी यूज़ कर लिया, लेकिन वो मच्छर था कन्फ्यूज़न में। ठीक है, तो ये जो जीवाणु जो होते हैं वो संक्रामक होते हैं। प्रारंभ में क्या करता है कि परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होती हैं, उन पर ये अटैक करते हैं। उससे क्या होता है कि उससे जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं एक साथ ही। जो आरबीसी होती है वो फट जाएंगी। फटने के बाद एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ निकलता है जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जब मलेरिया रोग में जो परजीवी होता है, जब वो यकृत में जाता है, यकृत में अपनी संख्या बढ़ाता है, उसके बाद जो लाल रुधिर कोशिकाओं पर जब वो आक्रमण करता है और जो लाल रक्त कोशिकाएं फट जाती है, उसमें कौन सा टॉक्सिक निकलता है, तो आप बताएंगे हीमोजोइन। ठीक, उसके बाद जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल में आने वाली, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं कि शरीर में ठिठुरन, ठंड लगने लगेगी। 3 से 4 दिन में क्या होगा, बहुत तेज फीवर आएगा। उसके बाद जो मादा एनाफ्लीज है वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब परजीवी क्या होगा, तब मादा एनाफ्लीज के शरीर में चला जाएगा और उसके अंगों का परिवर्तन वहाँ होता है, यानी कि मक्खी के अंदर ये ज़्यादा फैलता है। प्लाज्मोडियम जो होता है जीवाणु, ये मक्खी के अंदर ज़्यादा फैलता है। इसके जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका परिवर्तन यानी कि उनका डेवलपमेंट होने लगेगा, और ये परजीवी मच्छर बहुसंख्यात्मक रूप में बढ़ने लगते हैं और जीवाणु बन जाते हैं, यानी कि स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, और उसके बाद उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। यानी कि मच्छर में इनका परिवर्तन हुआ, और मच्छर में ही परिवर्तन होने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसकी लार ग्रंथि में ये इकट्ठे हो गए, और जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा, किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटेगा, तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र इस तरीके से चलता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मलेरिया व परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दोनों की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये परपोषी होता है।
अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, तो मैदा एनाफिलिस इस रोग की वाहक होती है और रोग का संचरण भी करने वाली होती है, यानी कि ये रोग खुद इस रोग से इफेक्ट होती है और इस रोग को ये दूसरों में फैलाती भी है। ठीक, तो अब दूसरा रोग पढ़ते हैं, फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस क्या है हमारा? फाइलेरियोसिस को एलिफेंटियोसिस भी बोलते हैं, हाथी पांव। यानी कि इस रोग में क्या होता है कि जो पैर होते हैं वो बहुत मोटे मोटे सूज जाते हैं, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है पैरों पर, इसीलिए इस रोग को हाथी पांव कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो रोगजनक है फाइलेरियोसिस का वो है वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, यानी कि वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है निमेटोड्स के द्वारा। जितने भी निमेटोड्स होते हैं उसके द्वारा ये रोग फैलता है। और इसका जो रोगवाहक होता है वो होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर, यानी कि जो मादा क्यूलेक्स होती है उसके द्वारा, ये भी फीमेल क्यूलेक्स मच्छर द्वारा ही फैलता है ये रोग। इसमें क्या होता है कि जो परजीवी होता है ये जीवित और मृत दोनों ही अवस्थाओं में संक्रमित करता है व्यक्ति को। यानी कि अगर ये मरा हुआ भी है मादा मच्छर, सॉरी, इसमें जो परजीवी होता है ये वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये मरने के बाद भी और जीवित दोनों ही अवस्थाओं में संक्रमित करता है किसी भी मनुष्य को। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि यकृत, प्लीहा व अंडकोश पर प्रभाव डालते हैं। जो यकृत होता है, प्लीहा और अंडकोश पर प्रभाव डालते हैं और पैरों पर सूजन आ जाती है, यानी कि उस पर प्रभाव डालेंगे तो पैरों पर अपने आप सूजन आ जाएगी और पैर जो होते हैं वो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये होता है फाइलेरियोसिस रोग का लक्षण, कि पैरों में सूजन आ जाना। अब आता है तीसरा रोग, एस्केरियोसिस। तो एस्केरियोसिस से आपको पता चल रहा होगा कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा ये रोग फैलता है। रोगजनक जो होता है वो होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं गोलकृमि, राउंड वॉर्म। तो मैंने आपको, जब मैं आपको रोगों के बारे में पढ़ा रही थी पूरे डिटेल में कि ये रोग हैं आपके, तो इनके बारे में जब मैंने आपको उनके नाम बताए थे रोगों के बारे में, मैं आपको बता रही थी एस्केरियोसिस के बारे में कि क्या होता है कि इसमें बोलते हैं कि पेट में केंचुआ हो गए। केंचुआ नहीं होते, बोलते गांव में बोलते कि पेट में कीड़े हो गए। ठीक है, जो पेट में जो कीड़े होते हैं ये क्या होते हैं? किसी भी दूषित भोजन या फिर गंदे जल से चले जाते हैं। गंदे जल या फिर दूषित भोजन में एस्केरियोसिस क्या होते हैं? उनके अंडे पाए जाते हैं। तो उनके अंडे जब शरीर के अंदर चले जाते हैं तो ये रोग फैल जाता है। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में पेट में ऐंठन हो जाती है, भूख नहीं लगती, व्यक्ति कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कम मात्रा में होते तो दवाई देकर, यानी कि दवाई देती है, कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है बच्चों को, तो उससे सही हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हो जाते हैं ये आंत में मनुष्य की में, तो इनका ऑपरेशन करके इनको काट के निकाला जाता है। तो इसके जो रोगजनक था मैंने आपको बता दिया, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है, गुलकृमि होते हैं, राउंड वॉर्म। ठीक, और ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से मनुष्य की आंत में पाया जाता है और वहाँ से इनके लार्वा यकृत में जाएंगे और यकृत से हृदय में पहुँच जाएंगे और लीवर को ये प्रभावित करते हैं। कि जब लीवर पे स्वेलिंग आ जाएगी, लीवर में ये प्रभावित करेंगे, तो लीवर से ही व्यक्ति को भूख लगनी अपने आप कम हो जाती है और व्यक्ति कमजोर होना शुरू हो जाता है और पेट में ऐंठन हो जाती है। इसका संक्रमण किससे होता है? दूषित भोजन में गंदे जल से होता है। चूंकि ये परजीवी होते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारे पची हुई भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जब ये मनुष्य की आंत में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर जो भोजन होता है, जो भोजन हम खाते हैं, आहार नाल द्वारा जो भोजन पहुँचता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें क्या होता है कि ये भोजन जाता है, जाकर ये जब बीच में इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भोजन ठीक से पच नहीं पाता और जितना भी हमारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, यानी कि जो वेस्टेज भोजन होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो हमारी बॉडी में हो जाता है पूरा। और जो उत्सर्जन होता है बॉडी का, यानी कि जो वेस्टेज फूड होता है हमारी बॉडी में से, वो बाहर नहीं निकल पाता जब ये आंत में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि मल त्याग जो होता है वो आंत के द्वारा ही होता है, गुहा में आता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये बीच में फंस जाते हैं तो पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है और जब वो भोजन वेस्टेज निकल ही नहीं पाएगा तो भूख नहीं लगती इंसान को। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? बहुत तेज पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, आंत में परेशानी, भूख न लगना। कभी कभी ये बहुत घातक भी हो जाता है तो इसको ऑपरेशन द्वारा सही किया जाता है इस रोग को। अब आता है फोर्थ, टाइफाइड, जिसको बोलते हैं मोती झरा। ठीक है, तो ये जो रोग है इसका जो रोगजनक है वो होता है जीवाणु एक, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और इसका जो रोग में जो टेस्ट होता है वो होता है विडाइल टेस्ट। तो विडाइल टेस्ट जो होता है, इसे किसी भी जो ये होते हैं
किसी भी पैथोलॉजी जो लैब होते हैं उसमें जाके एक विडाइल टेस्ट होता है, उसमें पता चलती है कि आपको टाइफाइड या फिर मोती जरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो रोगवाहक होता है वो होती है मक्खी। तो ये किसमें पाया जाता है? जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और लक्षण क्या होते हैं कि लगातार लंबे समय तक फीवर बने रहना, सिर दर्द होना और भूखने लगना। तो टाइफाइड जो होता है ये घातक नहीं होता, लेकिन फिर भी जब इंसान की बॉडी में आता है ये रोग, तो इंसान की बॉडी में वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम लगता है उसको, महीना भी लग जाता है पूरा इसको रोग में ठीक होने में, क्योंकि कई दिनों में तो इसके लक्षण पता चलते हैं कि टाइफाइड हुआ है, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते तक तो पता ही नहीं चल पाता कि टाइफाइड है। उसके बाद जब टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है कि व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है। ठीक है, अब आता है न्यूमोनिया रोग। तो न्यूमोनिया का जो टेस्ट होता है वो होता है नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट। ये भी पैथोलॉजी लैब में ही होता है, किसी में भी डॉक्टर्स द्वारा प्रिफर होता है नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट, और ये किसी पैथोलॉजी लैब में होता है। रोगजनक होता है इसका जीवाणु, इसका भी रोगजनक जीवाणु है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी कि 2 जीवाणु द्वारा होता है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा। ठीक है, इसके लक्षण क्या है कि किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास खांसना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, तो अगर कोई दूसरा नॉर्मल सामान्य व्यक्ति उसके पास बैठा हुआ है, तो उसकी जो खांसने में जो ड्रॉपलेट्स आते हैं बाहर, वो दूसरे व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं और वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं और ये रोग फैल जाता है। ठीक, अब आता है हमारा डेंगू। इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ये जो हड्डी तोड़ बुखार होता है, नाम से ही पता चल रही है कि मांसपेशियों में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, कमजोरी आ जाना, जब हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं। खतरनाक होता है डेंगू बुखार। डॉक्टर्स एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में इसमें, और वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है, और जो आरबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सारी कम हो जाती हैं बहुत ज़्यादा इस बुखार में। बोलते कि प्लेटलेट्स कम हो गई, कुछ लिक्विड दो, जूस वगैरह के लिए बोलते हैं, खिचड़ी वगैरह खाने के लिए बोलते हैं। खाने के लिए नहीं बोलते, इसमें रोटी नहीं बोलते, क्योंकि रोटी हैवी हो जाती है, इसलिए इसमें लिक्विड डाइट लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो फॉलो कराते हैं। इसका जो रोगजनक है वो है विषाणु। ये विषाणु द्वारा होता है, वो होता है फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस द्वारा। इसका जो रोगवाहक है वो है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। ये जो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर है, ये मनुष्य को दिन के समय काटती है, रात में नहीं काटती है। जो डेंगू मच्छर की जो डेंगू की जो रोगवाहक होती है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, ये क्या करती है? ये मच्छर मनुष्य को दिन के समय काटती है, और ये जो मच्छर होती है ये खुद इस रोग से ग्रसित होती है, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रसित करती है, इस रोग से संक्रमित करती है। तो ये जो ये जो मच्छर होता है, ये प्राथमिक पोषक इसका मनुष्य होता है और द्वितीय पोषक मच्छर होता है, और उसके बाद ये सामान्य मनुष्य में फैलता है। यानी कि सेम मलेरिया की तरह, कि पहले क्या होगा कि पहले मनुष्य को होगा, मनुष्य संक्रमित होगा, उसके बाद मच्छर काटेगा मनुष्य को, मच्छर में फैलेगा, मच्छर में परिवर्धन होगा उसका, फिर उसकी लार ग्रंथि में आ जाएंगे, लार ग्रंथि से किसी वो उसमें क्या होगा कि उनमें संख्यात्मक वृद्धि होगी उनके अंगों में, और उसके अंगों में वृद्धि होने के बाद क्या होगा कि ये किसी नॉर्मल मनुष्य को जब वो मच्छर काटेगा, तो इस तरीके से इस रोग का संचरण होता रहता है। ठीक, अब आता है इसमें उद्भवन काल। इसमें डेंगू मच्छर में इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये होता है कि जब ये मनुष्य, इनकी वह समय जब ये मच्छर मनुष्य को काटता है, उस टाइम से लेकर उस टाइम तक कि जब तक इसके लक्षण पता चल पाते हैं 7-8 दिन में, इतने बीच का जो समय होता है, इस समय को बोलते हैं उद्भवन काल, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये लक्षण जो होते हैं डेंगू के, वो 7-8 दिन में पता चलते हैं कम से भी कम कि डेंगू हुआ है, वो भी टेस्ट के द्वारा कि डेंगू हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं कि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, लगातार बुखार का बना रहना, सर में दर्द होना, भूखने लगना और कमजोरी होना। तो मांसपेशियों में दर्द होना तो नॉर्मल है, क्योंकि इस बुखार का नाम ही हड्डी तोड़ बुखार है। ठीक, तो ये जो रोग हैं आपके, ये अभी आपके वो रोग है जो आपके बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी आपके मेन रोग आएंगे उनके बारे में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो एक बात और कि मैंने जो आपको ये जितने भी रोग बताए हैं, इनके रोगजनक और रोगवाहक आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर कोई आप किसी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उसमें भी इन रोगों के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये आपको आगे के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं, हायर एजुकेशन में भी। तो इसलिए
चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि हमारी समझ में ये नहीं आया है और ये हमारा क्लियर कर दीजिए, तो उसको मैं आपका क्लियर कर दूँगी।